गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपका चैप्टर है जामुन का पेड़ और लेखक है कृष्णचंद्र। इसमें मैं कृष्णचंद्र जी का जन्म संक्षिप्त शब्दों में कुछ बताऊंगी आपको। उन्होंने कहा है, अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है, अस्पताल बेरहम क्यों है। ठीक है, उन्होंने हमारी जो सामाजिक स्थिति है उसको उकेरने की कोशिश की है। इस जामुन का पेड़ जो चैप्टर है इसी बात को दर्शा रहा है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारा जो समाज है, इसमें सरकारी व्यवस्था ले लो या चाहे जैसा भी है, सभी में देखो इतनी स्थिति खराब हो गई है कि किसी भी व्यक्ति से भाईचारा या प्रेम की व्यवस्था नहीं है, बल्कि किसी एक दूसरे से प्रेम करना या समझना इंसानियत को जैसे कि बिल्कुल नकारा हो चुका है। वही उन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक सरकारी विभाग में छोटा सा काम होने के बाद भी वहाँ कैसे परमिशन मतलब हमें इजाज़त ली जाती है या इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि जब तक उस व्यक्ति की कहानी ही खत्म हो जाती है। ठीक है, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। कृष्णचंद्र जी का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टिस की डाली जो कहानी संग्रह है इनके, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक बयालीन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके उपन्यास हैं। इनकी रचनाओं में, इनकी कहानियों में इतना मार्मिक वर्णन है, जैसे कि जो प्रेमचंद की कहानियों में हमारे जो दिल को छूने वाली जो शब्द होते थे, वही इनकी भी कहानी में देखने को मिलते हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और चैप्टर है आपका जामुन का पेड़। जब जामुन का पेड़ मतलब कि एक सरकारी विभाग में या सरकारी स्थल पर कहीं भी अगर पेड़ होता है और वो गिर जाता है तो उसके लिए कितने कार्य किए जाते हैं, दौड़ धूप की जाती है, लेकिन जब वो जाकर जहाँ देखते हैं तो कट पाता है। वही इसमें भी बताने की कोशिश की है कि उस जामुन के पेड़ के गिरने से जो व्यक्ति है उसकी चिंता किसी को नहीं है, बल्कि एक दूसरे से ऑर्डर किए जाते हैं, उन्हें कोई परवाह किसी की नहीं है कि सरकारी विभाग किस तरह से एक दूसरे पर लाद दिए जाते हैं। अब सुनिए जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ आया, झक्कड़ मतलब कि आंधी। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर गया। सेक्रेटेरिएट सचिवालय, ठीक है, सचिवालय के लॉन में जामुन का पेड़ गिर जाता है और सवेरे को जब उसे माली देखता है तो पता चलता है कि पेड़ के जो नीचे कोई आदमी भी दबा हुआ है, लेकिन उस आदमी की किसी को चिंता नहीं है। ठीक है, माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास आया, चपरासी दौड़ा दौड़ा फिर क्लर्क के पास जाता है और क्लर्क सुपरिंटेंडेंट के पास जाता है। सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर आकर देखता है और कई मिनट तक वह उस दबे हुए पेड़ को चारों तरफ से निहार रहा है, देख रहा है। किसको? पेड़ को। और फिर उसे देख कर कहता है, अरे बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, अरे इसकी जामुनें बहुत रसीली हुआ करती थी। दूसरा क्लर्क बोलता है कि ये मैं फलों के मौसम में झोली फैलाकर इससे भरकर ले जाता था और अपने सभी बच्चों को ले जाता और बच्चे मेरे इस फलों को खाकर
प्रसन्न हो जाते थे। अब तीसरा क्लर्क आ जाता है, तब वो बोलता है, अरे मतलब कि तुम सब ये बातें तो कर रहे हो, मगर ये देखो कि इसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। ठीक है, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। अरे हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, मतलब कि इसके नीचे आदमी है, ये तो देखा ही नहीं, पता नहीं जिंदा है भी है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब इतना भारी पेड़ जो है अगर पीठ पे गिरे तो पीठ पे गिरने से कोई बच ही कैसे जाता है। नहीं, तभी उसमें से आवाज़ आई, नहीं मैं जिंदा हूँ। किसने? ये दबे हुए आदमी ने बड़े कठिनता से कराहते हुए बोला, क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसे ये था कि ये लोग मुझे बचाने की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने बड़े कठिनता से अपने शब्दों को बोलते हुए कहा कि अरे मैं जिंदा हूँ। एक क्लर्क ताज्जुब में पड़ गया, अफसोस में पड़ गया। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। किसने कहा? उसमें से ही एक व्यक्ति बोला कि इसे पेड़ को जल्दी से हटाएं और इस व्यक्ति को हमें क्यों ना लिया जाए। वहाँ का जो माली था वह कहने लगा। एक सुस्त और कामचोर मोटा चपरासी कहने लगा, अरे डाली बहुत वजनी है, नहीं उठेगी क्या? तो माली कहने लगा, क्या मुश्किल है, अगर सुपरिटेंडेंट साहब मुझे ऑर्डर देते हैं तो मैं अभी कर देता हूँ। एक दो चपरासी एक क्लर्क बुलाकर। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ चलिए जोर लगाओ। लेकिन एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए कि चलो पेड़ के नीचे से उस व्यक्ति को निकाल लिया जाता है। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, मतलब कि जो मेरे जो अधिकारी हैं मैं उनसे पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, फिर वह डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, इसी तरह से फिर वो मिनिस्टर के पास जाता है। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी, और फिर फाइल आगे बढ़ाई जाती है। इसी में आधा दिन बीत जाता है। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ तो जुट गई, लेकिन तरह तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार जो कर रहे हैं, हुकूमत मतलब सरकार जब ऑर्डर देगी तभी वो पेड़ हटाया जाएगा, तभी उस व्यक्ति को निकाला जाएगा। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं काट सकते, ना हटा सकते हैं, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित यह पेड़ की समस्या है, इसलिए कृषि विभाग के अधीन है। मैं फाइल लेकर मार्क करवा के कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही ये पेड़ हटा दिया जाएगा। अब दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ का व्यापार विभाग के लॉन में इसलिए नहीं है, और पेड़ को हटवाने या कटवाने का जो जिम्मेदार है वो व्यापार विभाग पर है। वह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया और उन्होंने फौरन ही पेड़ को हटवाने या हटाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू कर दी उसी दिन से। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। किसको? इस पेड़ की फाइल को। अब जो फाइलें चेंज होने लगी, फाइलें बदलने लगी। इसी तरह से सरकारी विभागों में फाइल एक दूसरे के पास आती जाती रहती है, बस काम नहीं हो पाता है। यही उन्होंने इस पेड़ के जरिए बताने की भी कोशिश की है, क्योंकि वह एक फलदार पेड़ था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने की हकदार है। तो जामुन का पेड़ क्योंकि फलदार पेड़ है, इसलिए ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब वो फाइल जो हमारी हॉर्टिकल्चर पे चली जाती है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। दबे दबे उसे दाल भात खिला देता है ताकि वो ठीक रहे, जबकि उसकी तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में ना ले लें और पेड़ हटाकर उस व्यक्ति को ना निकाल दें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई। उसने माली को दबे हुए आदमी को खाने खिलाने की आज़ादी दे दी। क्यों? क्योंकि कम से कम इस दबे हुए व्यक्ति को खाना तो खिला सके,
जिससे कि वो जिंदा रह सके, वरना वो दबा हुआ ही रह जाएगा। किसने ये इजाज़त दी थी? पुलिस वाले ने। वो पुलिस बहुत वाला समझो कि बहुत रहमदार इंसान था, जिसने कि उसे ये इजाज़त दे दी थी। अब उसके उपरांत आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। अब इसमें बहुत सारे इसमें सलाहकार भी बन गए कि किस तरह से इसे काटा जाए, किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से पेड़ को काटा जाए या आदमी को, इस तरह से तरह तरह की सलाहें दी जाने लगी। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी जो साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को, जामुन के पेड़ को, जिसके फल से जनता बड़े चाव से खाती है, जिससे सारे रोग मिट जाते हैं। हमारा विभाग किसी हालात में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर फिर विचार होने लगा। इस पर मंचले ने कहा कि अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकालो। यह देखो कि किस तरह से हमारे देश में या हमारे समाज में लोग होते हैं एक दूसरे के विचारों से बंधे हुए। इस आदमी ने इशारे से बताया कि अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकाल लिया जाएगा और आधा आदमी उधर से निकाल लिया जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। मतलब आदमी को मार दिया जाए, भले पेड़ ना काटा जाए, मगर इस तरह से मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है। क्लर्क बोला फिर अंदर से आवाज़ आई कि अगर तुम ऐसा करोगे, आदमी मुझे काट के निकालोगे तो मेरी ही मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा भी सोचकर जो उसके पास में जो क्लर्क खड़ा था उसने कहा, हाँ यह भी ठीक है। अब आदमी को काटने वाली युक्ति भी फेल हो गई, विरोध होने लगा। आप नहीं जानते हो कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया भी जाए तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से लेकर आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है, वहाँ सलाहकार ने कहा। इस प्रकार से फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। इसके बाद अब मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे दिन से ही उन्होंने विभाग का सबसे योग्य जो प्लास्टिक सर्जन था वो छानबीन करके उसे वहाँ पर भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोला, उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी गति को परखा, दिल की धड़कन को देखा, फेफड़ों की जांच की और रिपोर्ट भेज दी कि आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, मगर आदमी मर जाएगा। ठीक है, इस तरह की सोच हमारे समाज में है। मैं नेक्स्ट जो भेजूंगी बेटा आपको सेकंड वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद, थैंक यू।